नमस्कार। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। जनवरी 1963 में इंदिरा गांधी ने अपने मित्र को एक पत्र में लिखा कि भारतीय लोकतंत्र न केवल औसत दर्जे के व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, बल्कि ऐसे लोगों जिनमें ज्ञान और समझ की कमी होती है उनको अधिक ताकतवर बनाता है। सवाल है कि जिनके पिता नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, स्वयं इंदिरा भारत का प्रधानमंत्री बनने वाली थी और उनके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और आज राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए पसीना बहा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि भारत के मतदाताओं की लोकतांत्रिक समझ को लेकर इंदिरा गांधी का यह विचार कि लोकतंत्र औसत दर्जे के व्यक्ति को आगे बढ़ाता है किस अनुभव और किसके संदर्भ में है। अलबत्ता कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें एजुकेशन लोन माफी, कृषि ऋण माफी, शिक्षित युवाओं की अप्रेंटिसशिप योजना और महालक्ष्मी योजना में ही लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का बोझ खड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तैयार किया है। क्या चिदंबरम बता पाएंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दर्ज ऐसे खर्चीले और लापरवाह नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बजटीय प्रबंधन कैसे होगा? मनमोहन सरकार जिस तरह सरकारी बैंकों को एनपीए में डुबोकर गई थी, जो बमुश्किल अब उबर पाई हैं, उन बैंकों पर इतनी भीमकाय एकमुश्त ऋण माफियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रास्फीति कैसी होगी? कांग्रेस शायद समझ नहीं पाई है कि लोकप्रिय नेतृत्व और लोकप्रियतावादी योजनाओं में अंतर होता है। एक ने कहा कि लगता है कांग्रेस जनता की साक्षरता और समझ को लेकर एक बार फिर से चुनौती देना चाहती है। ऐसी ही समझदारी और साक्षरता को लेकर द इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित व्हाई इंडियाज इलीट्स बैक नरेंद्र मोदी रिपोर्ट की बहुत चर्चा है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोबल कैल्टवैशर और स्टीवन होवर्ड साल 2020 में दर्जनों देशों में किए गए अपने अध्ययन के आधार पर बताते हैं कि मतदाताओं के हायर एजुकेशन और चुनाव में पॉपुलिस्ट लीडरशिप के चयन के बीच उल्टा संबंध होता है। यानी जनता जितनी शिक्षित होगी, किसी लोकप्रिय नेता को चुनने की संभावना उतनी ही कम होगी। रिपोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो इस वैश्विक प्रवृत्ति को खारिज करते हैं और भारत में अधिक साक्षर लोगों के बीच उनके नेतृत्व को कहीं अधिक स्वीकृति और समर्थन प्राप्त है। उधर अनेक सर्वेक्षणों और रिपोर्टों में यह भी जाहिर हुआ है कि ग्रामीण, निचली जातियों, युवा और गरीब मतदाताओं में भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सकारात्मक रुझान बढ़ा है। इसमें संदेह नहीं है कि 2024 आम चुनाव गेम ऑफ नैरेटिव्स का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत उसी मेरठ से की जहां वे बीते 2 आम चुनाव का आगाज कर चुके हैं। इसी दिन इंडी गठबंधन के दल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एकजुटता दिखाने और मोदी सरकार की कथित तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ के मुद्दे पर रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। रामलीला मैदान से विपक्षी नेताओं के भाषणों का निचोड़ यही है कि वे केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा इन चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं के विरुद्ध तमाम तरह के मामलों में की गई एक तरफा कार्यवाहियों में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग से क्षुब्ध हैं। टैक्स बकाये से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने की नोटिसों और गिरफ्तारियों के कारण विपक्षी दलों का प्रचार अभियान जाहिर है अस्त व्यस्त हो गया है और इससे उनकी छवि पर गहरा असर पड़ता है। सो अलग राजनीतिक दलों और गठबंधनों के नैरेटिव सेटिंग की सफलता इस बात पर कम ही निर्भर करती है कि आपके मुद्दे या घोषणा पत्र के वायदे कितने महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इस पर अधिक निर्भर करती है कि इन विषयों पर पूर्ववर्ती या वर्तमान सरकारों ने प्रदर्शन कैसा किया है, जनता में उसको लेकर छवि कैसी है। एक रोचक उदाहरण रखता हूं। वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड एंड मिसरूल्ड द स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में
लिखते हैं कि साल 1997 में बिहार के हैबसपुर में रणवीर सेना ने 10 लोगों की हत्या कर दी थी। तब सांत्वना देने मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मौके पर गए। यात्रा बहुत तकलीफदेह थी क्योंकि रास्ता सड़क का नहीं बल्कि बड़े बड़े गड्ढों का था। इससे झल्लाए लालू प्रसाद ने कहा कि मेरा मन करता है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री को एक खाली ट्रैक्टर में बांध दूं और इन्हीं सड़कों पर 60 की रफ्तार से ट्रैक्टर दौड़ा दूं। सच्चाई यह है कि अपने मंत्रियों को अक्सर बलि का बकरा बनाने वाले लालू यादव की प्राथमिकता में सड़कें कभी थी ही नहीं। वह अपने मतदाताओं से कहते थे कि जब तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है ही नहीं तो सड़कों का क्या करोगे। यदि सरकार सड़कों के विकास में लग जाएगी तो इसका सारा फायदा अगड़े और गैर यादव पिछड़े उठा ले जाएंगे। इसलिए जब तक आप लोग आगे न बढ़ जाओ ऐसी योजनाओं को लागू करने का कोई मतलब नहीं है। सामाजिक न्याय के शिखर पुरुष लालू यादव यदि समझते रहे कि सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं के बिना ही सामाजिक न्याय हासिल हो सकता है तो यह हास्यास्पद ही है। अजीब विडंबना यह है कि यदि सड़क आदि सार्वजनिक योजनाओं या निर्माण का लाभ यादवों को ना मिले तो लालू यादव की सरकार ऐसी योजनाओं को नहीं चलाएगी। जयप्रकाश नारायण और लोहिया की संपूर्ण क्रांति और समाजवाद पर उगे सामाजिक न्याय के इन नायकों की अक्षमताओं ने ही परिवार केंद्रित राजनीतिक नव सामंतवाद को जन्म दिया। समावेशी समाज और विकास के प्रयोग में ये पिछड़ गए क्योंकि परंपरागत राजनीति के जिन पुराने नारों की जुगाली में ये मस्त हैं उस चारे की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। अब वैचारिक और राजनीतिक नवीनता को लेकर इंदिरा गांधी को परखिए। इंदिरा गांधी ने 1967 से पहले किसी मंच से या चर्चा में शायद ही कभी समाजवाद शब्द का प्रयोग किया हो, लेकिन यही समाजवाद इंदिरा के राजनीतिक अस्तित्व की ढाल बना, जिसे उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में डाला और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अनेक आर्थिक नीतियों को इसी समाजवाद पर गढ़ा। लेकिन 1980 में जब इंदिरा दोबारा सत्ता में लौटी तब उन्हें यह एहसास हो चुका था कि समाजवाद में सरकार संचालित उद्योगों और सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के बूते विकास और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना असंभव है। लिहाजा वे आर्थिक नीतियों में समाजवाद का बोझ कम करने लगी। इस सीखने की क्षमता और साबित करने के संकल्प के कारण ही इंदिरा एक ताकतवर प्रधानमंत्री बन सकी। लेकिन राहुल गांधी ने क्या सीखा? यही कि पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत को 2004 के स्तर पर ले जाएं। किसी ने मुझसे कहा कि 2004 ही क्यों, 19 जून 1970 क्यों नहीं, जब राहुल गांधी जी का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इंडी गठबंधन के तमाम नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव पर इसीलिए भारी पड़ते हैं कि वे नए पॉलिटिकल नैरेटिव्स को लेकर सजग हैं। एक ताजा उदाहरण लीजिए। आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों की शुरुआत मेरे 140 करोड़ भाइयों और बहनों से किया करते थे, लेकिन उन्होंने इस संबोधन को बदलकर मेरे 140 करोड़ परिवारजनों कर दिया। कब किया? जब विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन बना और भाजपा ने इस गठबंधन को सोनिया गांधी, लालू यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक तमाम नेताओं और उनकी अगली पीढ़ी की राजनीतिक असुरक्षा को इस गठजोड़ का कारण बताया। 15 अगस्त 2023 को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को पहली बार मेरे 140 करोड़ परिवारजनों से संबोधित किया। किसे पता था कि अगले साल इंडी गठबंधन की पटना जनसभा में लालू प्रसाद यादव मोदी परिवार को लेकर अपमानजनक तंज कसेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सामाजिक कल्याण की योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों को मोदी का परिवार ठहरा देंगे। नैरेटिव सेटिंग की यह क्षमता और दक्षता ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में मुद्दा बना देता है। रामलीला मैदान पर इंडी गठबंधन के नेताओं और उनके भाषणों में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चिंताएं और प्राथमिकताएं ही नहीं थीं, बल्कि उनके विरोधाभास भी एक ही मंच पर एक साथ बैठे थे।
फिलहाल इंडी गठबंधन की उम्मीदें और संभावनाएं 3 प्रश्नों पर टिकी हैं। पहला, कि क्या मौजूदा विपक्ष 1977 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट हुए विपक्ष जैसा है? जवाब है कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार, 1989 में राजीव गांधी, 2014 में मनमोहन सिंह सरकार और 2019 में राहुल सोनिया गांधी की कांग्रेस की पराजय की तुलना में एक सम्मानजनक हार थी। वहीं मोदी का विपक्ष न एकजुट रह पाया है, न वह विश्वसनीय दिखता है और न ही प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है। इंदिरा आपातकाल से अलोकप्रिय हुई थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड और यूक्रेन संकट जैसी आपदाओं से उबरकर आज का भारत जिस तरह विश्व की आशा बनकर उभरा है, इसका श्रेय मोदी सरकार को मिल सकता है। दूसरा प्रश्न, कि क्या कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन की सत्ता में वापसी का समीकरण इंदिरा गांधी की 1980 में हुई वापसी के समान है? जवाब है कि 1980 के आम चुनाव में इंदिरा की वापसी इसलिए हो सकी थी क्योंकि उनके निर्विवादित नेतृत्व वाली कांग्रेस का सामना जनता पार्टी गठबंधन सरकार के उस बिखरे हुए कुनबे से था जो एकजुट नहीं रह सका, और इस प्रकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार राष्ट्रीय अस्थिरता और राजनीतिक अक्षमता का प्रतीक बन गई थी। भाजपा और एनडीए सरकार में मोदी के नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है और एनडीए का कुनबा लगातार मजबूत ही हुआ है। और तीसरा प्रश्न, कि क्या यह वाजपेयी सरकार की वापसी ना होने वाला 2004 के जैसा चुनाव है? जवाब है कि 2024 आम चुनाव 2004 का चुनाव नहीं है। कारण कि भाजपा के हिंदुत्व आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी पर गठबंधन धर्म के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को वरीयता देने से कोर वोटरों का भाजपा से तब मोहभंग हुआ था। मंडल कमीशन वाले सामाजिक न्याय के लाभार्थी दलों के राजनीतिक प्रभाव को राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर कर पाने में वाजपेयी सफल नहीं हुए थे। आरएसएस के साथ प्रधानमंत्री वाजपेयी के संबंध आमतौर पर कभी सामान्य नहीं रहे और इंडिया शाइनिंग का हश्र वही हुआ जो राजीव गांधी सरकार के दिनों में 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान जैसे नारे का हुआ था। अब इन 4 बिंदुओं में प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं? मोदी कामाख्या से लेकर अयोध्या और कन्याकुमारी से लेकर मार्तंड मंदिर तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भभूत लपेटे बेझिझक मैदान में खड़े हैं। वाजपेयी सरकार के गठबंधन धर्म की लाचारियों के उलट हमें नहीं पता कि बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर एनडीए के गठबंधन दलों ने कोई आपत्ति दर्ज कराई हो। मोदी की लाभार्थी इंजीनियरिंग परंपरागत सोशल इंजीनियरिंग पर इस कदर भारी है कि प्रधानमंत्री मोदी को मैं द सैफरन कम्युनिस्ट कहता हूं। आरएसएस के साथ उनके संबंध कैसे हैं यह सार्वजनिक चर्चा में है ही नहीं, और 10 सालों में 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के बाद अगले कुछ सालों में तीसरी और 2047 तक विकसित भारत बनाने का ब्लूप्रिंट लेकर प्रधानमंत्री मोदी जनता के बीच है। यानी 2024 का आम चुनाव तो पिछले 2 आम चुनाव से भी अलग है। यह राजनीति के नैरेटिव्स का नवीनीकरण है। इंदिरा युग के बाद 1989 से 1999 के 10 सालों में 7 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई थी, क्योंकि कांग्रेस के घटते प्रभाव में लगभग समान राजनीतिक क्षमता के दल अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज, नैरेटिव्स और डेमोग्राफिक थिएटर से उभरकर राष्ट्रीय महत्व और महत्वाकांक्षा के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा तो ऐसी थी कि देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्लास पॉलिटिक्स छोड़कर कास्ट पॉलिटिक्स में उतरे कम्युनिस्ट दल भी अपने ही मुख्यमंत्री ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। आधा दर्जन प्रधानमंत्री उम्मीदवार वाले विपक्षी इंडी गठबंधन को इससे अछूता कैसे माना जाए?
उधर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा 200 सीटों तक सीमित रह जाएगी, लेकिन वह अपनी सीटों की संख्या पर मौन है। यह प्रमाणित है कि कांग्रेस का नुकसान भाजपा को सीटों का फायदा है, लेकिन क्या भाजपा का नुकसान कांग्रेस के सीटों की संख्या में इजाफा है? यदि नहीं, तो वैकल्पिक राष्ट्रीय सरकार का भविष्य, उसकी नीतियां और स्थिरता कैसी होगी? क्या यह विचार जनता का मुद्दा नहीं हो सकता? खासकर तब जब सबसे बड़ी और पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की भगदड़ थमने का नाम ही नहीं ले रही हो। 2014 आम चुनाव भ्रष्टाचार और गवर्नेंस को लेकर जनादेश तो था, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 का आम चुनाव विचारधारा के अंतर्विरोध पर बनने वाले राष्ट्रीय गठबंधन की शर्तों और पात्रताओं यानी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर नेशनल अलायंसेस को निर्धारित करने वाला जनादेश हो सकता है। मेरा अनुमान है कि 2024 आम चुनाव में यदि मोदी सरकार बढ़ी हुई ताकत के साथ वापसी करती है, तो भविष्य में राष्ट्रीय गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों के खांचे और सांचे लगभग स्थायी हो जाएंगे। राज्यों में जहां भी भाजपा का विकल्प हो सकता है, वहां सरकारें बदली जा सकती हैं और बदली गई भी हैं, लेकिन कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं का पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की भगदड़ नैरेटिव और परसेप्शन के स्तर पर विपक्षी दलों की संभावनाओं को मदद नहीं कर सकता। स्पष्ट बहुमत, सक्षम और सशक्त सरकार को लेकर आम जनता की स्पष्टता विकल्प को सीमित कर देती है। अंत में एक रोचक प्रश्न है, यदि यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी बनाम साझा विपक्ष है, तो मोदी जितनी जगहों पर चुनावी सभाएं करेंगे, क्या साझा विपक्ष उतनी ही संख्या में साझा रैलियां कर सकता है? नैरेटिव इतने आसान नहीं होते और जनता में उसको लेकर पक्का भरोसा होना जरूरी है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।